नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती होनी चाहिए या नहीं, ये मुद्दा बहस के बीच है। लेटरल एंट्री यानी सरकारी पदों पर वो नियुक्तियां जो सीधे हो जा रही हैं, जिनके लिए बहुत ज़्यादा परीक्षाएं नहीं होती हैं, सिर्फ एक इंटरव्यू के जरिए एंट्री हो जाती है। कुछ लोग इसको पार्श्व भर्तियां भी बोल रहे हैं, यानी प्लेबैक सिंगर जैसे होता है वैसे पार्श्व भर्तियां भी इसको नाम दिया जा रहा है। अमूमन अभी प्रचलित नाम है लेटरल एंट्री का, लेकिन सरकार ने लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के जरिए जो विज्ञापन दिया था वो इस बहस के बीच आज वापस हो गया है। आपको याद होगा, खबरों की खबर में कल हमने इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से चर्चा की थी। दो खास मेहमान मेरे साथ थे, दोनों पूर्व आईएएस अधिकारी। एक वो अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के मेंबर रह चुके थे, जो आज भी मेरे साथ होंगे, और एक वो अधिकारी जिन्होंने इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। लेकिन आज 24 घंटे में अब बहुत कुछ बदल चुका है। इसीलिए आज की हमारी लीड स्टोरी एक बार फिर लेटरल एंट्री की स्कीम को लेकर है, जो सरकार लेकर आई थी। लेटरल एंट्री पर रोक लग गई है। लेटरल एंट्री पर एक आप कह सकते हैं नो एंट्री हो गया है। एक तरीके से उसका जो स्वागत होना चाहिए था वो स्वागत नहीं हुआ है। 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री के आह्वान पर अब कार्मिक मंत्री ने इस फैसले को पलट लिया है। और ये जो ग्राफिक्स आप आपके सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, ये वो चिट्ठी है जो कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को लिखी है। और इसमें कहा है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस विज्ञापन पर रोक लगे जो लेटरल एंट्री के लिए 17 अगस्त की स्कीम निकाली गई थी 45 पदों पर, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर के पद थे, इनको वापस ले लेना चाहिए। ये इस चिट्ठी के जरिए आज केंद्र सरकार ने फैसला वापस लिया। विपक्ष विरोध कर रहा था। राहुल गांधी ने कहा कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने के लिए लेटरल एंट्री की बात की गई है। सरकार के साथी दल चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी, उसने विरोध किया। जेडीयू ने विरोध किया सरकार की इस स्कीम का। आज प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन के बाद इस फैसले को वापस ले लिया गया है। तो लेटरल एंट्री का रास्ता बंद, ये आज की हमारी बड़ी और पहली स्टोरी है। दूसरी स्टोरी जिस पर आज हम बात करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट की बार बार अपील के बाद कि डॉक्टर्स काम पर लौट आए। कोलकाता में उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसके बाद पूरे देश में चिंता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मामले को हाथ में लिया। डॉक्टर छात्राओं से अपील की कि काम पर लौटें, लेकिन तमाम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने साथ बैठे और ये कहा कि अभी हम काम पर नहीं लौटेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि काम जल्द से जल्द, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो कमेटी बनाने की बात की है, उसके तहत काम जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की पहल का डॉक्टरों ने स्वागत किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अपील का कभी स्वागत नहीं किया है। अभी वो काम पर नहीं लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर परिस्थितियां जो है वो ये दिखाई देती हैं कि अभी डॉक्टरों की हड़ताल चलने वाली है। तो लेकिन शुरुआत करते हैं लेटरल एंट्री की खबर से जुड़ी, जो एंट्री ना होकर अब फिलहाल नो एंट्री हो गई है। चौतरफा दबाव के बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री का 17 अगस्त को जारी विज्ञापन आज वापस ले लिया है। इस सिलसिले में केंद्रीय कार्मिक मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी को ये जो पत्र अब आप स्क्रीन पर देखेंगे ये लिखा है और विज्ञापन वापस लेने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सुदान को एक चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में जो इसका मजमू है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ पॉइंटर्स खासकर है। लेटरल एंट्री का विज्ञापन वापस लेने को डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में डीओपीटी विभाग के मंत्री है, कार्मिक मंत्री जिसको कहा जाता है, उन्होंने इसको वापस लेने को कहा है। वो चिट्ठी मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कि पीएम मोदी के निर्देश पर यह फैसला बदला गया है। ये चिट्ठी में लिखा गया है ताकि कमजोर वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके, क्योंकि इल्जाम लग रहा था कि आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है। लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत ये फैसला लिया गया है। यानी लेटरल एंट्री जिसमें आरक्षण नहीं मिल पाता है उसमें बहुत से पिछड़े वर्ग छूट जाते हैं, इसलिए ज़रूरी था इस फैसले को वापस लेना। ये समानता, सामाजिक न्याय के जो सिद्धांत हैं उसका समान होनी चाहिए, इसीलिए ये फैसला वापस लिया गया है। क्या कहा सरकार ने ये फैसला वापस लेते वक्त, आइए आपको अब हम सुनवा देते हैं सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये बयान। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लेटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे,
डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस के ज़माने में लेटरल एंट्री का फॉर्मूला सरकार के पास आया था, मंथन शुरू हुआ था और उसकी शुरुआत भी की गई थी, लेकिन शुरुआत हो पाई 2017-18 में आते आते जब बीजेपी की सरकार आ गई थी। लेकिन अभी 17 अगस्त को जो फैसला लेटरल एंट्री का यूपीएससी ने विज्ञापन निकाला 45 पदों पर, उसको लेकर सरकार के अंदर जो मंत्री हैं, सरकार के साथी, क्योंकि ये बीजेपी की नहीं, ये एनडीए की सरकार है, उन सरकार के घटक दलों ने इसका विरोध किया। चिराग पासवान खुलकर सामने आए, जेडीयू के नेता केसी त्यागी वापस सामने आए और कहा कि ये लेटरल एंट्री अगर आप करेंगे तो जो मुनासिब लोग हैं, जो कि समाज में वंचित वर्ग है, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए सरकारी नौकरियों में, वो इससे महरूम रह जाएंगे। अब जबकि सरकार ने ये फैसला वापस ले लिया है, तब चिराग पासवान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। विपक्ष जो आज की तारीख में इसको लेकर हो हंगामा खड़ा करने का कार्य कर रहा है, ये प्रेसिडेंट्स भी विपक्ष की सरकारों के दौरान ही खड़े किए गए हैं। इन्हीं लोगों ने कई ऐसी नियुक्तियां की हैं, भले आवाज वैसे भी आ ही रही होगी, भले वो कांग्रेस की सरकार हो या कांग्रेस के नेतृत्व में अलग अलग समय में बनी गठबंधन की सरकारें हों। इससे पूर्ण भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां पे लेटरल नियुक्तियां की गई हैं, जिसके तहत डायरेक्ट उन पदों पर बिना आरक्षण के प्रावधानों का ध्यान रखे हुए नियुक्तियां कराई गई हैं। और आज जब हमारी सरकार के द्वारा इस तरीके का विज्ञापन आया तो विपक्ष ने एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जैसे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा हो। मोदी सरकार द्वारा लेटरल एंट्री पर रोक लगाने के फैसले के बाद विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज लिखा, सरकार के इस फैसले को वापस लेने के बाद कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। भाजपा की लेटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, 50% आरक्षण सीमा को तोड़कर हम जातिगत गिनती के आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज पोस्ट किया, संविधान जयते। हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने भाजपा के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेरा है। लेटरल एंट्री पर मोदी सरकार की चिट्ठी ये दर्शाती है कि तानाशाही सत्ता के अहंकार को संविधान की ताकत ही हरा सकती है। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया पार्टियों की मुहिम से सरकार एक कदम पीछे हटी है, पर जब तक बीजेपी आरएसएस सत्ता में है, वो आरक्षण छीनने के नए नए हथकंडे अपनाती रहेगी। हम सबको सावधान रहना होगा। बजट में मध्यम वर्ग पर किया गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंडेक्सेशन वाला प्रहार हो या वक्फ बिल को जेपीसी के हवाले करना हो या फिर ब्रॉडकास्ट बिल को ठंडे बस्ते में डालना हो, जनता और विपक्ष की ताकत देश को मोदी सरकार से बचा रही है। यानी कुल जो फैसले बीते 2 महीनों में सरकार ने अपने या तो स्टैंडिंग कमिटीज़ में भेजे या फिर उनको होल्ड पे डाला है, उन तमाम चीज़ों में विपक्ष अब अपनी जीत देख रहा है। कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे के ट्वीट से ये बात दिखाई देती है। 2018 में यूपीएससी ने इस तरह से भर्तियां शुरू की थी। तब अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में संयुक्त सचिव स्तर पर 9 नियुक्तियां 3 से 5 साल के लिए हुई थी। 2021 में दूसरी बार भर्तियां हुई। पिछले 5 साल में कुल 63 भर्तियां हुई, जिनमें से 57 अधिकारी अभी भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब आगे से ऐसी भर्तियां नहीं हो पाएंगी और अभी जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नौकरी पर इस पर असर नहीं पड़ेगा। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करेंगे, उनकी आप कह सकते हैं कि जो काम करने की सेहत है उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 2 खास मेहमान हमारे साथ कल भी थे। आज फिर उन दोनों खास मेहमान को मैंने अपने शो में बुलाया है इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए कि आखिरकार क्या ज़रूरी है लेटरल एंट्री और सरकार ने जो फैसला वापस लिया है उसकी क्या मायने हैं। दोनों का परिचय एक बार फिर आपसे करा देता हूं। 2005 में जो कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक आयोग का गठन हुआ था, जिसको सेकंड एआरसी कहते हैं, उसके मेंबर जयप्रकाश नारायण जी, जो कि फॉर्मर आईएएस हैं, वो मेरे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश जी, एक बार फिर आपका स्वागत है।
और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग ने हमारे साथ एक और खास मेहमान है पूर्व शहरी विकास सचिव सुधीर कृष्णा जी। आप भी रिटायर्ड IAS अधिकारी, आप दोनों का एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में NDTV इंडिया पर स्वागत है। जयप्रकाश जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है और वो यही, कल आप जिस फैसले की वकालत कर रहे थे, आज 24 घंटे के बाद सरकार ने वो फैसला वापस ले लिया और यही तर्क दिया कि इसमें हर वर्ग को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए ज़रूरी है एक तरीके से आरक्षण की सुविधा होना, जो बात समझ में आती है जितेंद्र सिंह जी की चिट्ठी से। आपका रिएक्शन? Smith ji, as I said yesterday, we are very poorly served by our government. While the recruitment of civil services is excellent, we're not getting the best out of them because of bad incentives. So one of the answers is at each level, we get professionals, we get skilled people, specialized people, and there's competition for key positions. All over the world, you take Britain, from whom we borrowed many practices. 40 to 50% of the senior positions, they're not taken automatically by promotion. Each position, there's a recruitment. It can be by promotion, but after interview, after competition within the government or people from outside. Take Australia. United States, of course, is different altogether. Every president's administration changes the whole government. About 3,000 public servants are changed. Now, we have a model where monopoly of key offices, lack of specialization, and time-bound promotions guaranteed irrespective of competence are destroying Indian government. We are getting fine talent in, but we're not getting the best out of them. Therefore, parallel recruitment चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है जी जयप्रकाश जी, हाइपर पार्टिजान पॉलिटिक्स में जो 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 विधान, जो पॉलिसी अच्छी पॉलिसी है वो भी नहीं कर पाते हैं। जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया पिछले जमाने में, अभी नहीं कर सकते हैं। अभी क्या इंडिया गवर्नमेंट का तो मेरा आपसे कल भी ये सवाल था, मेरा आपसे कल भी ये सवाल था जयप्रकाश जी, आज फिर मैं उसको रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि सरकार ने भी मान लिया कि आरक्षण जैसी चीज़ें इस व्यवस्था में भी होनी चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए लेटरल एंट्री स्कीम्स में भी रिजर्वेशन को लाने के बारे में सरकार को सोचना चाहिए? क्योंकि टैलेंट तो उस वर्ग में भी हो सकता है। दो चीजें, एक है डाइवर्सिटी, SC, ST, BC महिलाओं, टैलेंट हर कम्युनिटी में है, लेकिन एक पोस्ट है तो, लेकिन देख लीजिए एक फाइनेंस सेक्रेटरी पोस्ट है, सोच रही है क्या एक फाइनेंस सेक्रेटरी पोस्ट के लिए आरक्षण मिल सकता है क्या? एक ही पोस्ट के लिए। और दूसरा है होम सेक्रेटरी होगा, और तीसरा और कुछ पोस्ट होगा। इसीलिए ये आरक्षण जैसा हम कहते हैं, ये रोटेशन चाहिए, ये रोस्टर चाहिए, ये नहीं। पहली बात तो जयप्रकाश जी, इसमें सेक्रेटरी तो आ ही नहीं रहे हैं, इसमें तो मैक्सिमम जॉइंट सेक्रेटरी ही है। भाई 15-20 को जरूर ये सब लोगों से, सब सेक्शन से लेना पड़ेगा। डाइवर्सिटी ओवरऑल, नॉट स्पेसिफिक quotas for each community is not possible because the numbers are very small. So we have to provide for all the sections because talent is there everywhere, but you cannot reserve a particular post because it's absurd. You can't say one post reserved for this community. You're not getting the best any longer than the country. You must get the best in that sector. और वो बेस्ट, there are good people in every community. आप कह रहे हैं अगर बेस्ट चाहिए होगा तो डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और बेस्ट चाहिए होगा तो पैरेलल सिस्टम भी होना चाहिए एंट्री का गवर्नमेंट जॉब्स में। ओवर पैरेलल रिक्रूटमेंट चाहिए, लेकिन ओवरऑल से 30-40% must go from all these communities together, not separately. ठीक है, then that will become impossible. सुधीर जी, आपका रिएक्शन क्या? आज अपने आप को आप विजयी महसूस कर रहे हैं कि कल जो आपने कहा कि ये स्कीम नहीं होनी चाहिए, आज सरकार ने इसको होल्ड पे डाल दिया? देखिए, मेरा ये कहना है कि इसमें विजयी मेरे होने का कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सत्य, जैसे कहते हैं ना, सत्यमेव जयते, जो सच्चाई है उसकी जीत हो तो हम सबको खुश होना चाहिए, क्योंकि इसी में सबका भला है। इसमें बहुत डीप बातें हैं। रिजर्वेशन मेरे लिए सेकंड पॉइंट है, क्योंकि एक गलती जो है फंडामेंटल है, इस तरह से लेटरल रिक्रूटमेंट करना, ये बहुत फंडामेंटल गलती है। उसके हम लिंक कर रहे हैं दूसरी गलती को। अगर हमको कोई, पहली बात तो मैं कल भी कहा था, लेटरल रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी ए रेगुलर प्रोसीजर, ईयर आफ्टर ईयर इट कैन नॉट बी डन। ओकेजनली, वंस इन ए वाइल, ज़रूरत के हिसाब से किसी एक्सपर्ट को लेना है, तो आई थिंक देश ने हमेशा स्वीकार किया है। आप ये भी ध्यान दें कि इन गुड फेथ, जनता जो है वो गुड फेथ में ही बहुत सपोर्ट करती है सरकार को, कोई सरकार हो। 18 में रिक्रूटमेंट हुए इसी तरह के, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया।
21 में हुए फिर से। लेकिन अगर बार बार होगा, अगर ये बार बार होगा, तब ये टू मी इट अपीयर्स टू बी फंडामेंटल मिस्टेक। अब आपको ये भी बताऊं कि जहाँ तक स्पेशलिस्ट एंट्रेंट की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट में देर आर स्पेशलिस्ट काडर ऑल्सो। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, इंडियन टेलीकॉम सर्विस है, और आपको लिस्ट बना दें, इंडियन रेलवे सर्विस है, और अब आप नाम लीजिए सेगमेंट की, प्रोफेशनलिज्म की, इंफॉर्मेशन उसके सर्विस लिए है, एक सर्विस रेलवेज बनी है, है। अलग अलग। अगर मुझे याद आ रहा है तो जो बात आप कह रहे हैं सुधीर जी, आप सुधीर जी आप ही की बात में ऐड कर रहा हूं। आपने हाँ नहीं नहीं, हाँ तो आपने मैं जो ये कह रहा इकोनॉमिक, हूँ हाँ कि हर सर्विस में, हर प्रोफेशन के लिए स्पेशलिस्ट कैडर बने हुए हैं। अगर सरकार को एक टेलीकॉम एक्सपर्ट चाहिए, तो क्या इतनी बड़ी टेलीकॉम सर्विस में कोई नहीं है? एक तो पॉइंट ये, और दूसरा क्या है कि रिक्रूटमेंट के बाद अधिकारियों को वहीं नहीं छोड़ना चाहिए, ना छोड़ने की व्यवस्था है। उनकी ट्रेनिंग होती है, रीट्रेनिंग होती है, स्पेशलाइजेशन के मौके दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के लिए सरकार पैसे दे के उनको ट्रेनिंग के लिए छुट्टी देती है, पूरी तनख्वाह देती है, ट्रेनिंग पर खुद भेजती है, विद सैलरी, विद रीइंबर्समेंट ऑफ ट्रेनिंग एक्सपेंसेस, सब कुछ करती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट की कमी है। फिर भी इवन सो ओकेजनली कभी कभी लिया है, और लेना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सेकेंड ARC ने 2008 में अपने रिकमेंडेशन में कहा, जो 6th पे कमीशन ने कहा, वो ये नहीं कहा था कि आप पैरेलल एंट्री का दरवाज़ा खोल दो एक। ये तो टोटली सुइसाइडल है। देखिए, और ये बहुत सी बातें इसमें आगे बढ़ रही हैं कि जो सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पोजीशंस हैं, दीज आर सपोज टू बी मैन्ड बाई IAS ऑफिसर्स प्राइमरीली। इसका कोई ये खेल खिलवाड़ के मेरा लिए नहीं है ये। मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त की कभी भी है और आगे भी चलना है मुझे, लेकिन आप दोनों से एक सवाल कॉमन है। मैं आप पहले जयप्रकाश जी आपके पास आना चाहता हूं। जब हम लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, हम जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल तक जा रहे हैं, डायरेक्टर्स असिस्टेंट डायरेक्टर के लेवल पर जा रहे हैं, हम सेक्रेटरी लेवल पर क्यों नहीं जा रहे हैं? हम क्यों नहीं चाहते कि हमको लेटरल एंट्री के जरिए एक ऐसा टैलेंट मिले जो सेक्रेटरी बन जाए? हम वहां पर उसको उस पोस्ट को क्यों छोड़ दे रहे हैं कि वो जैसे आपने कहा कि वो कैबिनेट सेक्रेटरी बने, वो होम सेक्रेटरी बने? सुमित, मेरे ख्याल में every post at joint secretary and above level must be open to competition. It may be from within the government, various services, or from the civil society, or from the market or academia. Unless you have that competition at the highest level and you get the best in the जी, country, the country is not well served. I have no doubt. What the government is doing is something very small. We are very slow. We don't want to reform really, even though we complain all the time about administration. In no other country is education as bad as in India in large economies. I'm publicly challenging you. In no other country is healthcare as bad as in India in large economies. In no other country is rule of law in shambles. You're seeing what's happening in Bengal and elsewhere. In no other country is urban management in such a disaster. Basic amenities such disrepair, even storm नहीं तो water drainage is so difficult. We simply don't have expertise and competence in government. The competence is not the monopoly of only some people who join service early on. Let them also compete. But monopoly is a disaster. नहीं, If पर you ये guarantee जो monopoly to IAS officers to all जयप्रकाश three जी, positions, इसमें India is ये not जो well served. ये जो कैच है कि आप अपने पसंद के लोग ले लेंगे, आप अपनी विचारधारा के लोग ले लेंगे, आप जेन्युइन लोग नहीं लेंगे, इसको कैसे कर्टेल करेंगे? जैसा अभी यूपीएससी में जो सेफगार्ड्स है, जैसा हम ले लेते हैं, जी, nobody is complaining that IAS and IPS and civil services recruitment is bad. ऐसा ही आप गार्डर्स बनाइए, ऐसा ही आप व्यवस्था को बनाइए, लेकिन बेस्ट टैलेंट को आना चाहिए। सरकारी कर्मचारी का प्राइवेट मामला नहीं है ये देश का मामला है। देश के जनता के लिए, टैक्स पेयर्स के लिए क्या सर्विसेज आ रहा है। बहुत If you want to इंटरेस्टिंग। serve the people, you must get the best. You must decide how to do the best. Every country in the world is doing. Why can't India do it? Australia is doing it. Canada is doing it. Britain is doing it. जयप्रकाश जी, आपके जो तर्क हैं और उनके जो एग्जाम्पल्स America आप is दे doing रहे it. Every हैं, country ये in the आपकी world बात is में doing वजन it. पैदा Why कर only रहे in India, the हैं। monopoly of the small number who join service. नो डाउट अबाउट इट। लेकिन एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा सुधीर जी आपसे। प्रधानमंत्री के बिहाफ पे जो चिट्ठी जितेंद्र सिंह ने लिखी है यूपीएससी चेयरमैन को, उसमें एक शब्द है कि नौकरशाही में वरिष्ठ पदों पर इन सीधी भर्तियों में सामाजिक न्याय और समता के सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। लेटरल एंट्री पे ये इल्ज़ाम लगाया विपक्ष ने कि यह आरक्षण व्यवस्था से को साइडलाइन करने की कोशिश है।
इसमें आप जो डिजर्विंग रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको छोड़ दिया जाएगा पीछे, और नॉन डिजर्विंग और इन्फ्लुएंशियल लोग, आपकी विचारधारा के लोग, वो आगे आ जाएंगे। आपको लगता है कि ये जो कंसर्न है विपक्ष का, ये जेन्युइन है? देखिए, जहाँ तक सर्विसेज में रिजर्वेशन का सवाल है, वो हमारे लिए एक माध्यम बन चुका, सिद्धांत बन चुका है। जब एक सिद्धांत बन चुका है तो उस पर डिबेट अगर करना है तो अलग से डिबेट कर सकते हैं, लेकिन वो डिबेट केवल ये 45 पोस्ट के लिए करने कोई मतलब नहीं है। उसको लागू करना ही पड़ेगा, उसको लागू करना ही पड़ेगा। अगर हमको ये डिस्कस करना है कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए कि नहीं, या किस लेवल तक होना चाहिए, तो इट कैन बी ए फुल फ्लेज डिस्कशन ऑन दैट। अभी तो इसमें चर्चा का विषय ही नहीं है। जो रिक्रूटमेंट रेगुलर हो रहे हैं उसमें रिजर्वेशन होगा। रोटेशन इसको कहते हैं, जो इसके ये जो इसको रोटेशन का जो साइकिल बनाते हैं रिजर्वेशन का, वो जहाँ पर 2-4 पोस्ट हैं उसके लिए भी बनते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कोई नई बात ही है। जहाँ पर 4 पोस्ट है वहाँ भी बनता है, रोस्टर बनता है, उसको रोस्टर कहते हैं, रोस्टर उसके लिए भी बनता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि ये असंभव है या ये गलत है। ये करना चाहिए, एक रूल बना हुआ है तो फॉलो करना है जी। चर्चा का तो विषय ही नहीं होना चाहिए जी। जयप्रकाश जी, एक क्विक कमेंट, आपने हाथ उठाया, मुझे वाइंड अप करना है। जयप्रकाश जी। Very quickly, Chinese leader Deng Xiaoping once said, "It does not matter whether the cat is black or white. बिल्ली काला या सफेद ये मामला नहीं है. Is it able to do its job of catching the mice? What matters is if we don't serve the people in education, how will the Dalits benefit? If we don't serve in healthcare, जी, how will the BCs benefit? Are reservations for the employees or to serve the people of India? We do require to get representation from everybody, but the primary goal is service to the poor, and they are poorly served in this country. चलिए, मैं इसी नोट पर आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा, और फिर कोशिश करेंगे जब बहस होगी तो फिर आप दोनों को बुलाऊं। जयप्रकाश जी, सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। और अब एक और अहम मुद्दा जिस पर आज दिन भर राजनीति गरमाई रही। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के रेप और मर्डर का मुद्दा अभी गर्म है कि देश के कई और इलाकों से महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप और बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसे हाल के इन 4 घटनाओं को ही लें। कोलकाता, महाराष्ट्र का बदलापुर, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और उत्तराखंड का देहरादून, इन सभी जगहों से महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसे दुर्दांत घटनाओं की खबरें सामने आई हैं कि सभ्य समाज शर्मसार हो जाए। ये समाज जहां लड़कियों पर तमाम पाबंदियां लगाता है, वहीं लड़कों को लेकर हर जगह उदार हो जाता है, जबकि बेटियों से ज़्यादा बेटों को संभालने और सुधारने की इस वक्त ज़रूरत है। बेटे सुधरेंगे तो हालात सुधरेंगे, ये कड़वा सच है जो हमारे समाज और हर माता पिता को अब तो समझ ही जाना चाहिए। कोलकाता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, और चीफ जस्टिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस और अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों से गंभीर सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया। इसके साथ ही डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा की गई। उधर 2 स्कूली बच्चियों के यौन शोषण के आरोप के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले का पूरा बदलापुर इलाका आज जैसे सड़कों और रेल पटरियों पर उतर आया। इलाके के एक स्कूल के वॉशरूम में 4 साल की 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। इस मामले में आरोप स्कूल में साफ सफाई के लिए रखे गए स्टाफ पर लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया। संबंधित थाने के इंस्पेक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल, छात्राओं की क्लास टीचर समेत 4 लोगों को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अब। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक डॉक्टर को अपने ही निजी अस्पताल में काम करने वाली 20 साल की नर्स के रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, इस घटना में डॉक्टर ने नर्स के साथ बलात्कार किया है और उस डॉक्टर को अब गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोप है शनिवार को डॉक्टर ने अपने ही घर में नर्स के साथ बलात्कार किया। इस मामले में अस्पताल के 2 अन्य कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चौथी खबर जो आज गरमाई रही, इसी से जुड़ी हुई, वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। यहाँ भी एक बेहद शर्मनाक वारदात पर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 13 अगस्त की रात को यहाँ पर ISBT पर खड़ी रोडवेज की एक बस में एक नाबालिग बच्ची के साथ
गैंग रेप को अंजाम दिया गया था। अभी तक की जांच के मुताबिक पीड़ित बच्ची की मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है। इस घटना से नाराज देहरादून की जनता ने आज आईएसबीटी पर प्रदर्शन किया और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये चारों मामले बता रहे हैं कि लड़कियां हों या महिलाएं, उनकी हालत आज भी नहीं सुधरी है। उनकी परिस्थिति, उनके आसपास के जो हालात हैं वो आज भी लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं, उनको दबा के रखने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2012 के निर्भया गैंगरेप केस के बाद देश भर में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद लगा था कि हालात अब सुधरेंगे, क्योंकि समाज में एक चेतना आई थी। उसके बाद कानून बना, कानून को लेकर सख्तियां भी बहुत हुई, लेकिन हालात आज 12 साल बाद सुधरे नहीं दिखाई देते। 12 साल बाद आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अभी हमने 4 तस्वीरें हाल की, पिछले 1 हफ्ते के भीतर की दिखाई, और ये तो कुछ मामले हैं जो सामने आ गए हैं। कई मामले तो इस तरह के सामने भी नहीं आ पाते हैं। कोलकाता में सामने आए ऐसे ही मसले पर सुप्रीम कोर्ट को जिसने आज स्वतः संज्ञान लिया था, उसने एक सुनवाई की और बहुत ही गंभीर टिप्पणियां इस पूरे मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर रही हैं, तो हालात सुधरने के लिए देश एक और रेप का इंतजार अब नहीं कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती, उनके लिए हालात सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता में हुई एक भयानक हत्या का मामला नहीं है, ये देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था का मुद्दा है। हम युवा डॉक्टरों के लिए काम के सुरक्षित हालात न होने से काफ़ी चिंतित हैं। चीफ जस्टिस ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रिंसिपल ने इस मामले को खुदकुशी बताकर टालने की कोशिश की। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की तड़के सुबह एक महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। चीफ जस्टिस ने इस मामले में एफआईआर में देरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम 10 अगस्त को 1:45 से शाम 4 बजे तक हुआ। रविवार रात 8:30 बजे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए शव दिया गया और एफआईआर तो रात 11:45 पर दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिंसिपल और अस्पताल का बोर्ड इस बीच क्या कर रहा था। पीड़िता का परिवार अस्पताल में नहीं था, तो एफआईआर दायर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की बनती थी। चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी सवाल किए कि माता पिता को शव देखने की इजाजत कई घंटों के बाद क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि 14 अगस्त की रात कैसे एक भीड़ अस्पताल के भीतर घुस आई और जमकर तोड़फोड़ की। कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि राज्य कैसे अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले से नहीं निपट पाया। अस्पताल में एक गंभीर अपराध हो चुका था, पुलिस आखिर क्या कर रही थी? अस्पताल में हुड़दंगियों को घुसने दे रही थी क्या? कोर्ट ने इस मामले में अब सुनवाई कर रही सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट तलब कर ली है, जो उसे गुरुवार यानी परसों 22 अगस्त को सौंपनी होगी, जब इस मामले की अगली सुनवाई चीफ जस्टिस की ये बेंच करेगी। इस पूरी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता की वारदात के बाद से हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की। चीफ जस्टिस ने कहा, हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वो काम पर लौटें। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं, वे इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर नेशनल टास्क फोर्स के भी गठन का ऐलान किया है, जिसकी अगुवाई सर्जन वाइस एडमिरल आर.के. सरियन के नेतृत्व में 12 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी पदेन सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से डॉक्टरों की सुरक्षा का एक नेशनल प्लान मांगा है। टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। टास्क फोर्स से 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। We want CBI to file a status report before this court on Thursday. Correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise us on the status of the investigation. We are setting up, under the authority of this court,
a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We're not only talking of the RG Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country for ensuring safety at the workplace first and foremost. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के सामने जो मुद्दे रखे हैं वो बारी बारी से आपको बता देता हूँ। इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए, इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टास्क फोर्स से अगला टास्क दिया गया कि हथियारों को रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था, मरीज ना हो तो एक सीमा से आगे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए अटेंडेंट्स को। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा का इंतजाम अस्पतालों में होना चाहिए। महिला पुरुष डॉक्टरों नर्सों के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष होने चाहिए। विश्राम कक्षों में बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान लगी होनी चाहिए ताकि पता रहे कौन आ जा रहा है। सातवां पॉइंट था कि हर जगह लाइट की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी भी लगे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली बार कही टास्क फोर्स के लिए कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, दुख और संकट से निपटने को के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए, सेमिनार्स का आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक रखी जा सके। संस्थागत सुरक्षा उपायों की तिमाही का पर ऑडिट होना चाहिए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आने वाले लोगों के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती भी अस्पतालों में होनी चाहिए। चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर पॉश लागू हो, आईसीसी का गठन हो। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस और डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती जो थी वो यहां पर भी नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने आज दुष्कर्म के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले को भी पलट दिया। इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा चिंता जताई गई वो कोलकाता हाईकोर्ट की एक टिप्पणी थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सलाह दी थी कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और 2 मिनट के सुख के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों से फैसले लिखते समय उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती। इस पर ज्यादा और जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें नाबालिग से रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया था और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की गई थी कि जो किशोरियां हैं उनको अपने यौन सुख के चलते खुद पर काबू रखना चाहिए और 2 मिनट के यौन सुख के लिए इस तरीके से दूसरे के हवाले नहीं करना चाहिए खुद को। हालांकि इस मामले में बहुत सारे संगठनों ने आवाज़ उठाई, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान लगाए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर की। इस मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने लगातार सुनवाई की। पश्चिम बंगाल सरकार भी अपील में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ पहुंच गई। लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की कि अदालत का काम उपदेश देना नहीं होता, सिर्फ कानून के तहत फैसला करना होता है। इस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट को नहीं करनी चाहिए थी, ये कहा गया और फिर लंबा चौड़ी सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब इसकी एक बड़ा फैसला इस मुद्दे पर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और जो बरी किया था हाई कोर्ट ने आरोपी को, उसको फिर से दोषी करार दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको कितनी सजा होनी चाहिए ये एक विशेषज्ञों की कमेटी करेगी। इस मामले को हाई कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट को दोबारा से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजना चाहिए था। खुद इस तरह इस मामले में इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ जो है अदालतों के लिए ऐसे मामलों में जिनमें खास तौर पर किशोर शामिल होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले होते हैं, ऐसे में अदालत को किस तरह फैसले लिखने चाहिए ये तमाम गाइडलाइन दी है अदालतों के लिए। एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसका बहुत बड़ा असर इन टिप्पणियों का था हाई कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अदालतें जो हैं वो उपदेश देने के लिए नहीं होती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है।
आशीष की रिपोर्ट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब स्पष्ट कर दिया। सवाल वही है कि बेटियों पर बेड़ियां डालने की बजाय बेटों को अब संभाला जाए। इस सब पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र के बदलापुर की खबर पर भी नजर डालनी चाहिए, जहां 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण के मामले में आज जनता सड़क और रेल पटरियों पर उतर आई। जनता के गुस्से के आगे पुलिस भी बेबस नजर आई। सरकार के बड़े बड़े मंत्री लगे वहां पर। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की। विपक्ष ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। महाराष्ट्र में चुनाव भी पास आ रहे हैं। विपक्ष ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। एक तरफ से वो लाडली बहना योजना ला रही है, ऊपर से बच्चियों को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा, यह बयान भी आज सामने आया था। लेकिन राजनीति से इतर बदलापुर में क्या हुआ, क्या परिस्थिति आई है, देख लेते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। पूरा देश इस वक्त कोलकाता की घटना के बाद आक्रोश में है। और कोलकाता से करीब 1800 किलोमीटर दूर ये है मुंबई से सटा एक छोटा सा शहर बदलापुर। हजारों लोग यहाँ रेलवे ट्रैक पर इकट्ठा हो गए, ट्रेनों को रोक दिया, सड़कों पर उतर आए। क्योंकि बदलापुर के लोगों को लगता है कि अब यही आखिरी विकल्प है। ठाणे जिले के बदलापुर शहर में एक स्कूल के अंदर नर्सरी की 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। ठेके पर रखे गए सफाई कर्मचारी को इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बदलापुर के लोगों की मांग है कि कार्रवाई उस आदमी पर भी की जानी चाहिए जो स्कूल में हुए पाप के लिए जिम्मेदार है। जिस स्कूल में ये वारदात हुई है उस पर बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल में बच्चों के लिए कोई महिला अटेंडेंट नहीं थी। स्कूल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं करते हैं। आरोप ये भी है कि स्कूल प्रशासन ने 1 अगस्त को ही एक पुरुष सफाई कर्मी को रखा जो छोटी बच्चियों को वॉशरूम ले जाया करता था और उसी ने बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न किया। कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने पहले इस मामले की अनदेखी की। पब्लिक सड़क पर उतरी तो महाराष्ट्र की सरकार हरकत में आ गई। एसआईटी के गठन का ऐलान कर दिया गया। जिस पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने एफआईआर में देरी की उसका तबादला कर दिया गया। इसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल, क्लास टीचर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। शाम के 6 बज गए हैं और अब जाकर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तब से इंतजार किया जा रहा था। प्रदर्शनकारी जो थे उन्हें समझाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन कोई मान नहीं रहा था। आखिरकार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और लाठीचार्ज करके लोगों को हटाया है। और जो पटरी है उसे खाली देखिए, अभी भी वहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें कि वहाँ देखिए पत्थर फेंक रहे हैं। पुलिस पत्थर फेंक रहे हैं पुलिस वालों पर, आरपीएफ पर। और देखिए मॉब जो है अब भी जाने को तैयार नहीं है। एक पत्थर देखिए यहाँ पर आकर मेरे पैर के यहाँ पर पास में गिरा हुआ है। पथराव अब हो रहा है पब्लिक की तरफ से, लेकिन जो पुलिस है अब वो आगे बढ़ रही है। और सुबह से जो एक आंदोलन चल रहा था, देखिए उस तरफ से और भी पत्थर सामने से लोग फेंक रहे हैं। की घटना हुई है वो बहुत ही गंभीर है। वहाँ पर जिस प्रकार से 2 बच्चियों के साथ वहाँ के एक सफाई कर्मी ने एक प्रकार से कुकर्म करने का प्रयास किया या कुकर्म किया है, ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की बात है और हम इसकी बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। और राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास होगा। महाराष्ट्र का विपक्ष इस मामले में सरकार पर आरोप लगा रहा है कि वो बेटियों को बचाने में नाकाम साबित हो रही है।
परिस्थितियां महिलाओं को लेकर, बच्चियों को लेकर पूरे देश में लगभग एक जैसी ही दिखाई दे रही हैं। 12 साल के बाद भी, निर्भया के बाद 12 साल बीत गए, लेकिन लगता नहीं कि कुछ बदला है, ज़रा भी नहीं बदला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेटियां नहीं, बेटों के सुधारने का समय आ गया है। दो खास मेहमान हैं चर्चा करने के लिए मेरे साथ। आभा सिंह, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता। आभा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और यहीं गाज़ियाबाद में रहती हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आभा सिंह, आप मुंबई से हैं। आभा जी, मैं पहले आपके पास आना चाहता हूं। हमने मतलब 12 सालों में लगता नहीं कि कुछ सीखा है। मुझे याद है 2012 में जब निर्भया हुआ था, तब भी मैं आपसे टीवी चैनल पर बैठ के ऐसे ही डिबेट करता था, ऐसे ही शोज़ करता था, तब भी महिलाओं में वही गुस्सा दिखता था। 12 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी, जिसके बाद पॉश वाला कानून बना, और आज चीफ जस्टिस की टिप्पणियां हैं, लगभग उसी लाइन पर हैं। क्यों हम नहीं सुधर पा रहे हैं? दिक्कत कहां पे है आभा जी? सुमित जी बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, हैशटैग भी चल रहा है निर्भया 2, और मैं कह दूं निर्भया 3 भी होगा, निर्भया 4 भी होगा, क्योंकि हम जो है कोर पॉइंट पे नहीं जाते हैं। आज अगर कलकत्ता में रेप हुआ है तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि कारण क्या थे, क्या सॉल्यूशंस है, हम उसको पॉलिटिकल कर दे रहे हैं। हम जो है बात कर रहे हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस टीएमसी। मुझे लगता है कि विमेन को कभी विमेन लॉज, विमेन राइट्स को सीरियसली इस कंट्री ने लिया नहीं। आपने सही कहा कि बेटियां नहीं है, बेटों को समझाओ। अगर आपने ये मैसेज कन्वे कर दी होती कि दिस इज एन ऑफेंस, और आप अगर इस तरह का महिलाओं के प्रति क्राइम करेंगे तो आपको सजा कड़ी से कड़ी होगी। 2013 में फांसी की सजा आई, बट निर्भया के रेपिस्ट को फांसी लगने में 11 साल हो गए। तो क्राइम और पनिशमेंट का कनेक्टिविटी नहीं हुआ, और जो लॉ में डेटरेंस होना चाहिए वो डेटरेंस नहीं आ पाया। दूसरी बात, इतने शर्म की है कि हम 77 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के हैं, हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेनी डॉक्टर्स के लिए रेस्टरूम्स नहीं है। मतलब हम उनको खुद एक्सपोज कर रहे हैं क्राइम से कि आप 32 घंटे काम करके आप कहीं भी जगह ढूंढिए। और इसमें जो थी बदकिस्मत उस लड़की का कि वो सेमिनार रूम में, कैन यू इमेजिन, 2nd फ्लोर पे डिजर्टेड, बिजली नहीं, सीसीटीवी कैमरा नहीं, और एक अकेली लड़की वहां जाके सो गई, क्योंकि वैसे भी नाइट ड्यूटी पे 2 ही 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं होते। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी कहा था, विशाखा गाइडलाइंस आई थी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में, वर्क प्लेसेस शुड बी सेफ, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ मींस राइट टू वर्क विद सेफ एटमॉस्फेयर। तो तभी सुप्रीम कोर्ट के कहने से कुछ नहीं बदला। आज सुप्रीम कोर्ट जो बातें कह रहा है, ये क्या सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बोलने की चीजें थी? ये तो हमारे तंत्र को कब से कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। आजादी के 77 साल के बाद भी अगर चीफ जस्टिस को ये बताना पड़ रहा है कि हमको सीसीटीवी लगाने हैं, हमको लाइट लगानी है, हमको वहाँ पर एक अलग रूम होना चाहिए, तो लानत है पूरे के पूरे सिस्टम पर। डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, आप शायद बेहतरी से बता पाएंगे जो बात आभा जी ने इंगित की। मैं आपके पास आना चाहूँगा। अस्पताल हर तरह के हैं, छोटे बड़े, मंझोले, सरकारी, प्राइवेट, किसी भी अस्पताल में। आप तो मुझसे अधिक अनुभवी हैं शालिनी जी। डॉक्टर साहब, तो क्या किसी भी अस्पताल में व्यवस्था सुनिश्चित होती है महिलाओं के लिए, खासकर महिला जो ट्रेनी डॉक्टर्स हो या पैरामेडिक स्टाफ हो, जरा भी कोई सुविधा होती है? थैंक यू सुमित जी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रॉब्लम केवल सरकारी अस्पतालों की नहीं है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, यंग हो या ओल्ड हो, औरतें हो या मर्द हो, प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी स्पेशली हेल्थ केयर सिस्टम में सब जगह फैली हुई है। हम आज बात कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी चीज चीफ जस्टिस ने कही कि हम दूसरे रेप होने का इंतजार नहीं कर सकते, हमें सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। परंतु दूसरा पहलू ये भी है कि 12 साल लग गए, और हम ये सवाल कर रहे हैं कि 12 साल बाद हम वहीं क्यों खड़े हैं। तो हम इसलिए यहाँ खड़े हैं कि 12 साल के बाद ये दूसरा केस नहीं है, इसके बीच कितने ही अनगिनत केस हो गए। यहाँ तक कि 8 और 9 अगस्त की रात के बाद भी यदि आप देखेंगे तो उसके बाद भी कितने केसेस हो चुके हैं, अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा। Now this is happening health care system में, it is happening normal system में, it is happening to men, to women, to young, to old, private, government, हर जगह। क्या हम वेट करेंगे कि प्राइवेट सिस्टम में भी कुछ हो इस तरीके का, और उसके बाद हम जगेंगे, उसके बाद हम कुछ लॉज लाने की कोशिश करेंगे? हम लोग यहाँ खड़े होकर रिपीटेडली बोल रहे हैं, इट इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। इट इज ट्रू कि गवर्नमेंट सिस्टम में ज्यादा दिक्कतें हैं, वहां पर सुरक्षा की प्रॉब्लम्स और अधिक है,
वहां पर और ज्यादा हम वल्नरेबल होते हैं। लेकिन बिल्कुल मत समझिए कि प्राइवेट सिस्टम सुरक्षित है। सीसीटीवी होते हुए, सुरक्षा कर्मियों के होते हुए भी प्राइवेट सिस्टम में दिन रात प्रॉब्लम्स आती हैं विमेन हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ एंड मेन हेल्थ केयर डॉक्टर साहब, दो चीजें देखिए, मर्द और औरत, वो डॉक्टर हो या पत्रकार हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, एक कहानी जो मुरादाबाद से आई उसमें डॉक्टर ने एक नर्स के साथ रेप किया, जो हमने अभी दिखाई। ये जो पूरी घटना है, मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, क्या कोई डिटरेंट नहीं है, इसीलिए दिक्कत हो रही है? क्या कड़ा कानून नहीं है? क्या कड़ी सजा नहीं मिलती है? और क्या कड़ी सजा के मिलने की खबर पब्लिक डोमेन में नहीं आती है? इस वजह से लड़के और मर्द जो हैं वो ज्यादा बेपरवाह हो गए, बेखौफ हो गए। बिल्कुल, ये तीनों ही कारण हैं। लॉ नहीं है, लॉ स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है, लॉ आज की डेट में डेटरेंट नहीं है, लोग डरते नहीं है लॉ से, तभी तो इतना बेखौफ होकर ये सारे के सारे काम करे चले जा रहे हैं। और न लॉ के अगर पनिशमेंट होता भी है तो उसकी खबर कहीं पर आती है। मैं आपको सिर्फ एक केस आपके सामने आज दोबारा वापस लेके आऊंगी, एंड दैट इज द केस ऑफ डॉक्टर अर्चना शर्मा। डॉक्टर अर्चना शर्मा एक गायनेकोलॉजिस्ट थी, बहुत ही बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट थी। शी वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट। और जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि मरीज की सेवा करने के लिए हम पेरिफेरीज में, छोटे टाउन्स में जाएं, उन्होंने एक बड़े मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसरशिप छोड़कर एक छोटे से दौसा नाम के राजस्थान के टाउन में उन्होंने एक अपना नर्सिंग होम खोला। आई रिमेंबर। बहुत अच्छा काम कर रही थी, लोगों का भला कर रही थी, लोगों की जान बचा रही थी। एक पेशेंट ऐसी आई जिसके 3 पहले लड़कियां थी। 22 साल की उम्र में एक लड़का करने की चाहत में उसने चौथी प्रेगनेंसी की। शी वॉज इन सच अ बैड कंडीशन, हीमोग्लोबिन इतना कम था कि 3 जगह से उसको मना कर दिया गया कि हम आपका केस नहीं लेंगे। ऐसे पेशेंट को उन्होंने अपने पास लिया, उसको डिलीवर करने की कोशिश की, बच्चे को बचा लिया, माँ को नहीं बचा पाई। ये इसका दुख जितना उसके परिवार वालों को है, इतना उससे कहीं ज्यादा उसको भी दुख है। लेकिन उसकी मौत का इतना तांडव बना दिया गया, वहां पर मौताना इतना ज्यादा किया गया, उसकी पेशेंट की लाश को अस्पताल के सामने रखकर डॉक्टर के ऊपर 302 दफा मर्डर का केस लगा दिया गया। वो क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड, इतनी ब्रिलियंट डॉक्टर इतना डर गई कि उसने वहीं पर 304 केस का केस लगने के बाद फांसी लगाई। अब इसके आगे की कहानी, तब तो बहुत केस उठा, सब लोग आगे गए, परंतु क्या हुआ, जो लोगों को पकड़ा भी गया था क्योंकि इतना मीडिया में केस उठा, 2 महीने में सारे लोग छूट गए। जितने सस्पेंडेड पुलिस ऑफिशियल्स थे वो सारे के सारे वापस आ गए। वो जो उसके हस्बैंड थे अर्चना शर्मा के, उन्होंने वो अस्पताल बंद कर दिया, वो नहीं चला पाए। उसके बाद वो केस आज कहीं नहीं है, ना कोई दोषी पाया गया, ना किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई किसी को सजा मिली। आपने तो जब अच्छा इस किया तरह की घटनाएं होंगी तो कहां से डेटरेंट होगा? आपने अच्छा किया डॉक्टर शालिनी, इस बात को याद दिलाया। हम सबको वो घटना याद है और वो वाकई में बहुत ही परेशान करने वाली खबर थी उस वक्त में। आभा जी, आप हम दोनों से बेहतर कानून जानती हैं, वकालत जानती हैं, सिस्टम को जानती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या डॉक्टर्स जो ये कानून मांग रहे हैं कि भाई हमको हमारे अस्पतालों में निश्चिंत होकर सुरक्षित तरीके से काम करने की इजाज़त दी जाए, हमको हमारे जो सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है ना कि आप उनको परेशान नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, ऐसी इम्यूनिटी डॉक्टर्स को भी मिले अस्पतालों में जब वो काम कर रहे हो, अपनी क्लिनिक जो काम कर रहे हो। क्या ये संभव है? क्या ये हो सकता है? देखिए, महाराष्ट्र में 2010 में ये एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट्स की जैसे डेथ हो जाती थी तो फैमिली वाले डॉक्टर्स को मारते पीटते थे, उनके हॉस्पिटल्स को तोड़ रहे थे। तो सब महाराष्ट्र में ये कानून आया और है यहाँ पे कि अगर आप किसी डॉक्टर को अटैक करते हैं तो आप पे FIR हो सकती है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए ये बात बोली कि हॉस्पिटल में पेशेंट के रिलेटिव जो है एक सीमा के बाद अंदर अस्पताल नहीं जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि रिश्तेदार अंदर आते हैं और कुछ अनहोनी होती है तो ये अटैक करते हैं डॉक्टर को। लेकिन जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स मांग रहे हैं, जो डॉक्टर्स रेजिडेंट एसोसिएशन मांग रहे हैं, वो आज तक नहीं आया। बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में लेकिन वो पास नहीं हुआ। जो अब हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी ने शायद कहा भी है रेजिडेंट यूनियन से जो मिलने गई थी कि हम कंसिडर करेंगे। मैं कहती हूँ कंसिडर क्या कर रहा है? कोविड के वक्त जब डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के लोगों को बचा रहे थे, कितने डॉक्टर्स कोविड में मर गए, तब एक ऑर्डिनेंस लाई थी ये सरकार। ऑर्डिनेंस सिर्फ 6 महीने के लिए होता है, तो आप टेम्पररी कानून क्यों लाते हैं डॉक्टर्स के लिए? अब आज फिर कुछ लोग कह रहे हैं ऑर्डिनेंस तो लाइए नहीं।
आप एक प्रॉपर कानून लाइए, डॉक्टर्स को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये कह दीजिए कि किसी की डेथ हो गई तो वो नेग्लिजेंस था। नेग्लिजेंस 0.01% होगा। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा बिल्कुल कि ठीक बात। उसके हॉस्पिटल में पेशेंट मरे, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस पे भी तो धक्का पड़ेगा, उसके नाम पे भी बिल्कुल। धक्का पड़ेगा। तो ये सेंट्रल एक्ट अभी तक आया नहीं है। क्या होता है कि सरकार जो है वो अपनी कुर्सी बचाने में लगी रहती है, आपस में एक दूसरे को गिराने में लगी रहती है। जो सेंसिटिव इश्यूज हैं, जो रेलेवेंट इश्यूज हैं, उस पे कानून तब तक नहीं आता जब हमारे और आप जैसे लोग आप मीडिया पे चलाते हैं और हम एक्टिविस्ट जी। जो है सड़कों पे आके धरना देते हैं। मैं दोनों का आपका शुक्रिया अदा करूंगा, डॉक्टर शालिनी और आभा सिंह जी, आपने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ। लेकिन जाते जाते बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसी घटनाएं ख़त्म हो जाएं हम सब चाहते हैं, पर कब ख़त्म होंगी हमको नहीं पता है, क्योंकि सिस्टम के अंदर वो खौफ नहीं है कि वो ऐसी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसे गलत नज़र से देखने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर सके। SIT बनती रहेंगी, CBI आती रहेगी, एजेंसीज आती रहेंगी, लेकिन ऐसी घटनाएं ख़त्म कब होंगी भगवान जाने। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के दौरे पर जा रहे हैं। करीब 50 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड के दौरे पर जा रहा है। पोलैंड से वो यूक्रेन भी जाएंगे और वहाँ पर उनकी मुलाकात यूक्रेन के प्रमुख ज़ेलेंस्की से भी होने वाली है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के बीच प्रधानमंत्री लगातार ज़ेलेंस्की से मिलते रहे हैं। करीब महीने भर पहले रूस की यात्रा पर गए थे, वहाँ पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई थी और अब इस बार यूक्रेन जाने वाले हैं। लेकिन कल वो पहले पोलैंड की राजधानी वर्सा पहुंच रहे हैं। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।